गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको नए नए वीडियोस, नए नए कंटेंट मिलते जाएंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं व्यावसायिक नियमन रूपरेखा, बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क। इसमें जो बेसिक चीजें हैं, जो यूनिट वाइज क्वेश्चन जो बनते हैं, उसमें जो क्वेश्चन है व्यावसायिक नियमन रूपरेखा के अंतर्गत आपका आता है ये आधारभूत परिभाषाएं। अनुबंध क्या है, इसकी आधारभूत परिभाषा बताइए और इसकी विशेषता यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक। ये देखिए, वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण या तत्व ये क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। और अब इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आप अपने आप को एक क्वेश्चन सॉल्व करने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। तो चलिए जानते हैं अनुबंध है क्या चीज, ये कहां से आया। तो हमारे यहाँ जो भारत में अनुबंध आया, तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1972, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1972, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 के अंतर्गत ये अनुबंध के बारे में बात हुआ। 1 सितंबर 1972 से ये लागू हो गया। इससे पहले अनुबंध के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे जितने भी हिंदू धर्मशास्त्र के जो ग्रंथ पाए जाते हैं, मनुस्मृति, ब्रह्म संहिता, है ना, पराशर, ये सब चीजों में अनुबंध के बारे में उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो अब इन सब चीजों को हम जब डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, यहाँ एक्चुअल लॉ की बात करते हैं, तो 1972 में हमारे पास एक जो है नियम बन करके आ गया। आधारभूत परिभाषा क्या है, ये है प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है, प्रस्ताव। जब हम किसी के सामने किसी काम को करने का इच्छा प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रस्ताव। जैसे कहीं भी जाते हैं तो अगर हम शादी ब्याह की बात करें तो लड़का वाला जब लड़की वाले के यहाँ जाते हैं तो एक प्रस्ताव रखता है कि भाई हम आपकी लड़की से शादी करना चाह रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है, ऑफर है। कंपनी में जब जाते हैं तो कोई सामान खरीदने के लिए आपको क्या करता है, ऑफर देता है कि आप हमारे सामान को क्या करिए, खरीदिए। तो क्या कर रहा है, वो ऑफर दे रहा है। तो क्या है, प्रस्ताव। ये प्रपोजल, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव। उसके बाद प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब वचन। मैं ये काम करने का आपको क्या करता हूँ, वचन देता हूँ। वचन मतलब प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम ये काम आपके साथ, ये लेन देन आपके साथ क्या करेंगे, करेंगे, एग्रीमेंट। इसके बाद ये आपका प्रॉमिस हो गया। फिर प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, जो वचन देता है, जो प्रॉमिस करता है, उसको बोलते हैं प्रॉमिसर। और जो जिसको हम वचन देते हैं, जिसको हम प्रॉमिस करते हैं, वो होता है प्रॉमिसी। जो देने वाला होता है वो वचनदाता, और जो लेने वाला होता है उसको वचन ग्रहीता बोलते हैं। ठीक, इसके बाद कंसिडरेशन, प्रतिफल। किसी भी काम को करने के बदले जो हमको चीज मिलता है, जो हमको वापसी मिलता है, वो क्या कहलाता है, प्रतिफल। जैसे हम मजदूरी किए कहीं पे या कोई काम किए, उसके बदले हमको जो रिवार्ड मिलेगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिफल। उसके बदले मजदूर को क्या मिलता है, मजदूरी मिलता है। ठीक, तो ये किसी काम को करने के बदले जो रिटर्न में मिलता है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रतिफल, कंसिडरेशन। फिर एग्रीमेंट, ठहराव। दो लोगों के बीच आपसी जो समझौता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठहराव बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। अब एक बार जब एग्रीमेंट हो जाता है तो एक दूसरे से वो बाहर, अपने वचन से बाहर नहीं जा सकता, तो एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट के बाद रेसिप्रोकल प्रॉमिस, पारस्परिक परिवचन। एक दूसरे को वचन देगा कि मैं आपका घोड़ा, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, राम जो है श्याम को बोलता है कि मैं आपका घोड़ा खरीदूंगा, श्याम बोलता है मैं आपको घोड़ा बेचूंगा। तो दोनों लोग क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, वचन दे रहा है। तो इसको बोलते हैं पारस्परिक वचन। व्यर्थ ठहराव, वाइड एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जो न्यायालय द्वारा, कोर्ट द्वारा उसको एप्लीकेबल ना करा जाए, उसको क्या बोलते हैं, व्यर्थ ठहराव। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो जाता है अनुबंध। अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई हम ये काम करेंगे। वाइडेबल एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जो शुरू से ही क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। जैसे हम किसी नाबालिग से कोई एग्रीमेंट कर लिए, कैसा कि हम संपत्ति को, आपका संपत्ति को खरीदेंगे, या किसी पागल से हम वो कर लिए, एग्रीमेंट कर लिए, तो वो जो है, या दिवालिया से एग्रीमेंट कर लिए, तो वो जो है इन्फोर्सेबल नहीं होगा, उसको अमान्य किया जाएगा। ऐसे चीज को बोलते हैं वाइडेबल एग्रीमेंट। एक होता है वाइड, जो शुरू से ही बेकार हो जाता है। ठीक है, न्यायालय उसको
एक लोग जो है उसको परिवर्तन कराना चाहता है और दूसरा उसको परिवर्तन नहीं करा सकता। ये हो जाता है, ये वाइड और वाइडेबल दो एक अलग अलग कंडीशन है, इसको याद रखिए। इसके बाद आते हैं वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण तक। जो हमारा वैध इसेंशियल ऑफ वाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या जरूरी है, क्या क्या चीजें हमको जरूरी। तो सबसे पहले ठहराव, एग्रीमेंट कब होगा, जब ऑफर देंगे किसी को और वो एक्सेप्ट करेगा। जैसे हमें किसी का घर किराए पे लेना है, तो हम क्या करेंगे, सामने वाला किराएदार क्या करेगा, जो मालिक है वो ऑफर करेगा कि हमारा जगह क्या है, खाली है, इस पे आप किराए पे रह सकते हैं। सामने वाला गया और उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा, एग्रीमेंट, ठहराव, लिखित में हो गया या जो भी हो, ये ठहराव है। पक्षकार का अनुबंध करने की क्षमता। दूसरा इसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है पार्टी कंपटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो पक्षकार है उसको अनुबंध एग्रीमेंट करने की कैपेसिटी होना चाहिए। जब तक वो कैपेसिटी नहीं होगा, जैसे नाबालिग से कोई अगर हम समझौता कर रहे हैं तो नाबालिग हमसे अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है, या कोई मानसिक संतुलन अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति जो है हमसे समझौता नहीं कर सकता। तो ये पक्षकार का अनुबंध करने की क्षमता वो सही है कि नहीं है, उसको चेक करना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो यहीं पे वैलिड की जगह इनवैलिड हो जाएगा। स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट। जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, जो सहमति जो दे रहा है वो फ्री होना चाहिए, किसी के जोर जबरदस्ती दबाव में नहीं होना चाहिए। आप कोर्ट में जाते हो तो कोई भी चीज जब बात करते हो या फिर अपना जमीन जायदाद बेचने जाते हो, तो जो रजिस्ट्रार होता है वो क्या करता है कि आप किसी के जोर जबरदस्ती के या दबाव में आकर तो साइन नहीं कर रहे, तो बोलता है नहीं साहब, मैं अपने पूरे होश हवास में अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे साइन कर रहा हूँ। तो कहने मतलब सामने वाले ने कोई दबाव नहीं डाला। अगर कोई दबाव डालकर जबरदस्ती करता है तो उसको हम वैलिड के अंतर्गत नहीं रखेंगे, वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ फ्री कंसेंट होना की बहुत जरूरी है। स्वतंत्र सहमति, विधिपूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य। जो हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो कैसा होता है, लॉफुल होना चाहिए। हम चोरी डकैती करने के लिए एग्रीमेंट नहीं कर सकते। आइए हम लोग एग्रीमेंट करते हैं कि फलाने जगह डकैती डालेंगे, तो ये एग्रीमेंट जो है वैलिड नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो लॉफुल कंसिडरेशन, उसके बदले अगर चोरी डकैती करने के बदले अगर कोई प्रतिफल मिल रहा है हमको, कंसिडरेशन मिल रहा है, तो वो जो है विधिपूर्ण ना होने की वजह से ये क्या होगा, अनुबंध बेकार हो जाएगा। ठहराव व्यर्थ रूप से घोषित ना हो। जो हमारा एग्रीमेंट है वो लॉ के विरुद्ध ना गया हो, है ना, उसको वाइड नहीं घोषित किया गया हो, तब तो हमारा क्या होगा, वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण के अंतर्गत आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठहराव लिखित प्रमाणित रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो हमारा एग्रीमेंट है वो कैसा होना चाहिए, रिटेन में होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो तभी उसको हम एग्रीमेंट मानेंगे। कैसे हम प्रमाणित कराएंगे, किसी ने जवान दे दी कि भाई मैं चलो ऐसा करता हूं और बाद में मुकर गया, तो आपको रजिस्टर्ड और लिखित रखना बहुत जरूरी, ताकि आप अपनी बातों को साबित कर सकें। तो इसमें देखिए लिखित होने के लिए क्या क्या जरूरी है, कौन कौन से ऐसे केस होते हैं जिसमें हमको लिखित में रखना पड़ता है। तो सबसे पहला अवधि वर्जित ऋण, टाइम बेयर्ड लोन। अगर हम 4 साल 5 साल के लिए किसी को लोन दिए हैं, किसी टाइम पे पूरा करने के लिए लोन दिए हैं या कोई डिपॉजिट किए हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको रिटेन में होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो फिर आपका इसेंशियल जो है आपका खत्म हो जाएगा। दूसरा बीमे का अनुबंध। आप जब बीमा करवाते हैं, चाहे LIC करवाएं चाहे GIC करें, अपने मकान का, संपत्ति का, गाड़ी का, किसी चीज का जब बीमा कराते हैं तो आपको पेपर मिलता है। पेपर में एग्रीमेंट रहता है कि आपने हमसे क्या कर लिया है, अनुबंध कर लिया है। और जब अगर कुछ ऐसी घटना घटता है तो वो क्षतिपूर्ति पाने के हम लायक हो जाते हैं, क्यों, उस डॉक्यूमेंट के बेस पे। दूसरा विनिमय साध्य विलेख, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हम चेक की बात करते हैं, बिल्स की बात करते हैं, तो ये सब जब तक रिटेन में नहीं रहेगा तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, रिटेन में होना बहुत जरूरी है। पंच निर्णय समझौता, पंच निर्णय समझौता को बोलते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जहां पांच लोग बैठ करके जजमेंट देते हैं। उस जजमेंट में क्या लिखा हुआ है उसका रिटेन में होना जरूरी नहीं। 5 लोगों ने बोल दिया कि ऐसे करना है और हम मान लिए, बाद में सामने मुकर गया तो आप पंच निर्णय जो समझौता होगा उसको आप लिखित में लेंगे, तभी वो क्या होगा, मान्य होगा। इसके बाद
3 वर्ष से अधिक के पट्टे, लीज ऑफ मोर देन 3 ईयर, 3 साल से ज्यादा की जो लीज है उस पे लिए हुए हैं, किसी जमीन को लिए हैं, किसी मकान को लिए हैं। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां लीज पे लेती हैं, तो लीज एक पक्का आपका डॉक्यूमेंट हो जाता है कि आपको 3 साल से ऊपर अगर आपने एग्रीमेंट कराया तो उसको आपको हटा नहीं सकता है। वो एग्रीमेंट जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आपको हटा नहीं सकता। तो ये 3 वर्ष से अधिक पट्टे, जैसे आप पेट्रोल पंप के बारे में अगर उसके जमीन के बारे में बात करते हैं तो वो पट्टा होता है किसी कंपनी ने अपने फैक्ट्री लगाने के लिए, अपने शोरूम खोलने के लिए लिए हुए हैं, तो वो सब 3 वर्ष से अधिक का जो पट्टा होता है उसको हमको जो रिटेल में लिखना जरूरी होता है। इसके बाद कई ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो रिटेल होने के साथ साथ रजिस्टर्ड होना भी बहुत जरूरी है। जब तक हम उसको रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे तब तक वो मान्य नहीं होता है। जैसे सेक्शन 25 धारा 25 के अंतर्गत बिना प्रतिफल के किए गए अनुबंध, कोई प्रतिफल नहीं लेकिन हम उसके लिए क्या कहिए एग्रीमेंट किए हुए हैं, तो ऐसा अगर एग्रीमेंट है जिसका बिना क्या है कंसिडरेशन का है, तो उसको हमको रिटेन के साथ साथ रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ेगा। दूसरा, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 में ऐसा ट्रांसफर एक्ट बना हुआ है, उसके अधीन अगर हम 100 रुपए से अधिक संपत्ति किसी को ट्रांसफर करने जा रहे हैं तो वो भी हमारा क्या होना चाहिए, रिटेन में होना चाहिए। इसके बाद कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाए, चाहे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाए, पार्षद सीमा नियम या पार्षद अंतर नियम बनाए, तो ऐसी स्थिति में दोनों क्या होना चाहिए, लिखित के साथ साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जब तक अगर ये रजिस्टर्ड या लिखित के साथ साथ रजिस्टर्ड नहीं हुआ तब तक ये मान्य नहीं होगा। भेंट अचल संपत्ति, कोई अचल संपत्ति फिक्स्ड एसेट्स हम सामने वाले को ट्रांसफर कर रहे हैं, गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र को संपत्ति क्या करता है, हस्तांतरण दान में दे रहा है ना, ट्रांसफर कर रहा है, भेंट के रूप में कर रहा है, वो कैसा होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए, लिखित के साथ साथ वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब तो मान्य होगा। बच्चे को गोद लेने यानी एडॉप्ट करना, अगर कोई बच्चे को हम एडॉप्ट करना जा रहे हैं तो हमारे पास एडॉप्शन का पेपर होना चाहिए, तभी वो बच्चा लीगली तौर पे हमारे जो बंदा जो भी परिवार उसको गोद लेता है तो उसके मालिकाना हक बन पाएगा। अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है गोद देने का तो बीच में कभी भी उसको कैंसिल कर सकता है, और जो बच्चा को गोद दिया गया है वो बच्चा अनाथ हो जाएगा फिर से। तो इन सब चीजों को देखते हुए इसको क्या किया गया है, रजिस्टर्ड कराया गया है। रजिस्टर लिखित में तो रहेगा साथ साथ रजिस्टर्ड रहेगा। एक कॉपी आप जहां से अनाथालय से गोद दिए रहेंगे वहां पे जमा रहेगा और एक प्रति आपके पास रहेगा ताकि फ्यूचर में कोई डिस्टर्बेंस न हो सके। तो ये इतना जो चीजें हैं आपको एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत लिखना पड़ेगा। अगर इस वीडियो को अच्छे से सुने रहेंगे, अच्छे से देखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो ये प्रश्न जो क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा ये हमें आप कमेंट के माध्यम से बताइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।